हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट। आज हम आपके सामने फिजिक्स के नए सिलेबस को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बहुत से बच्चे इसको लेकर के कन्फ्यूजन में हैं कि हमारा फिजिक्स का जो सिलेबस है वो किस तरीके का होगा, फिजिक्स की तैयारी हम कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि फिजिक्स का जो पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है, फिजिक्स का पेपर अब 2 टर्म में होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 नवंबर दिसंबर में और टर्म 2 के लिए आगे हम लोग जैसा बोर्ड का दिशा निर्देश आएगा, जैसा नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे उसके लिए। बहरहाल फिजिक्स ने जो अपना सिलेबस जारी किया है उसको हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई ने जो सिलेबस जारी किया है उसको समझ लें हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12th की फिजिक्स के 2 पार्ट है, फिजिक्स पार्ट 1 एंड फिजिक्स पार्ट 2। सीबीएसई ने इन पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 1 ज़रा समझिए, फिजिक्स पार्ट 1 और फिजिक्स पार्ट 2 को टर्म 1 और टर्म 2 के लिए डिवाइड कर दिया है। टर्म 1 के लिए जो हम लोगों का प्रिपरेशन करना है, फिजिक्स फर्स्ट ही केवल स्टडी करना है, और टर्म 2 के लिए फिजिक्स 2 हम लोगों को पढ़ना है। एक बात हम और यहाँ आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि पहले जो एग्जामिनेशन होते थे, इसके पहले जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हैं, उस एग्जामिनेशन में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते थे वो लास्ट आवर में केवल बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम में हुआ करते थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लगभग में वो हुआ करते थे। फाइनल हम लोग जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देते थे वो 30 मार्क्स का होता था। तो सीबीएसई ने इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को भी 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है। टर्म 1 के साथ भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और सेकेंड फिजिक्स के 2nd टर्म में भी हम लोगों को प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी 2 टर्म में परीक्षाएं होंगी। टर्म 1 के साथ भी एक प्रैक्टिकल होगा और टर्म 2 के साथ भी प्रैक्टिकल होगा। तो आइए देखते हैं, जो हमारा फिजिक्स फर्स्ट होगा वो 35 मार्क्स का होगा और इसके लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है वो 90 मिनट्स का है, 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 आवर का है। और इसके लिए जो प्रैक्टिकल के लिए जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, जो हम लोगों को मार्क्स मिलेंगे बोर्ड की तरफ से, वो 15 मार्क्स का है। यानी 35 + 15 मिल करके टोटल हमारा मिल जाता है यहाँ पर पेपर फर्स्ट में 50 मार्क्स। और सेम पैटर्न है टर्म 2 के लिए। टर्म 2 के लिए भी टाइम 90 मिनट्स का मिलेंगे और 35 + 15 है। तो इस तरीके से पेपर का डिवीजन हो गया। अब आइए हम आप लोगों को प्रैक्टिकल में किस तरीके का चेंजिंग हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम लोगों को टर्म 1 में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे 1.5 आवर्स के होंगे और 1.5 आवर्स में पहले की तरह है। पहले हम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप लोग देते होंगे, जो प्रीवियस ईयर में बच्चे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस था वो 2 एक्सपेरिमेंट था, ईच ऑफ 8 मार्क्स था। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और एक्टिविटीज़ था वो आपका 6 और 3 मार्क्स का था, और वाइवा था आपका 5 मार्क्स का। ओवरऑल टोटल होकर के 30 मार्क्स हो जाता था। अब ये 15 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया है, इसमें जो 15 मार्क्स है और इसमें जो 15 मार्क्स है, इसको कैसे डिवाइड किया है। 2 एक्सपेरिमेंट तो होंगे, 2 एक्सपेरिमेंट पहले होते थे, अब भी होंगे, और ये 8 मार्क्स का है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स का है। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी हमको तैयार करना है और एक्टिविटी, लेकिन इस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और एक्टिविटी के लिए पहले मिला करता था 9 मार्क्स, लेकिन अब मिलेंगे 2 मार्क्स। वाइवा ऑन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, यानी पहले की तरह ये 5 मार्क्स पर अपने प्लेस बनाए रखा है। 5 नंबर का वाइवा पहले भी था, आज भी हो रहा है। तो ओवरऑल 8 to 10 + 5 आपका हो गया है 15 मार्क्स। तो सेम पैटर्न आपका फिजिक्स 2 के लिए भी होगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड हम लोगों को तैयार करना है और इस तरीके से थ्योरी का रिकॉर्ड तैयार करना है। अब क्वेश्चन किस टाइप का होंगे इस पर ज़रा सा हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को सोच करके कंफ्यूज होंगे कि ठीक है साहब, ये तो हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। बहुत सारे एग्जामिनेशन के टाइम में बुक्स भी आती हैं जिसका हेल्प लेकर के हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होगा, वो किस तरीके का होगा। तो मैक्सिमम बच्चे इस बात को जानते हैं, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में मीन्स क्या होता है कि एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 आंसर दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन होंगे।
एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा जिसको कि आपको टिक करना है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है, टिक मारने वाली व्यवस्था में क्या क्या बच्चों की सोच जाती है, कैसे बच्चे तैयारी करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में क्या आइडिया है, बच्चे क्या सोचते हैं, इस पर जरा सा हम डिस्कस कर लेना चाहेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में सोच क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसमें से हम थोड़ा सा डिवाइड करना चाहेंगे। 70% बच्चे क्या सोचते हैं, 70% बच्चे सोचते हैं कि चलो भाई एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, टिक मारना है, हम टिक मार देंगे, तुक्का मारना जिसको कहते हैं, टिक मार देंगे। तो अब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसमें से टिक मारते चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मेरा सही हो ही जाएगा। मैक्सिमम बच्चे इस बात को सोचते हैं, यानी 70% बच्चे इस बात को सोचते हैं कि चलो आसान हो गया, 4 ऑप्शन होंगे, टिक मार देंगे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वो भरोसे से रहते हैं कि चलो क्या है, 4 में से कोई एक तो सही हो ही जाएगा। कहते हैं सब, बोलते हैं सब कि भगवान भरोसे है भाई, चलो हम 4 है तो कोई एक टिक मार देंगे तो सही हो जाएगा। तो कुछ बच्चे इस बात को सोचते हैं और ऐसा सोचने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 70% हम रखते हैं उसको। अब उसमें से 10% ऐसे बच्चे हैं जो मेरिटोरियस हैं, जो सोचते हैं कि नहीं हमको डीप स्टडी करना है, और अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 यानी 50 क्वेश्चन है तो 50 में 50 हमारा करेक्ट होना चाहिए, 50 में 50 हमारा होना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले 10% बच्चे हैं जो अच्छा सोचते हैं, ऐसा होना भी चाहिए, ये अच्छी सोच है और इसके लिए लेबर करते हैं। अब 80% हुआ, 20% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम पढ़ाई कैसे करें। ये वाला पैटर्न 10% वाले बच्चे जो सोचते हैं कि डीप स्टडी करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, इस तरीके से पढ़ें अथवा इसके भरोसे रहें, या ऐसा इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे बच्चे हमारे 20% होते हैं। तो बेटा ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुक्का मार करके काम चलाएंगे ऐसा भी नहीं होने देना है। हाँ, कम समय में तैयारी करने का बेहतर क्या टेक्निक है, बेहतर टेक्निक क्या है कि आप चैप्टर वाइज चले जाइए, और चैप्टर वाइज आपके पास एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई भी साइड बुक या हेल्प बुक ले लीजिए, उसमें कैरिंग 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन है फिर ऑप्शन। एक बात और भी समझिए, आप समझते होंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के हैं तो क्या करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब कि कैरिंग 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इजली कैसे सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को तेजी से कैसे सॉल्व करना है, हम कम टाइम लेकर के फटाफट आंसर कैसे दें, इसके लिए हम अगले लेक्चर में आपको लेकर के आएंगे हाउ टू सॉल्व easily numericals and how to solve easily and trickily numericals, long numericals, technical numericals, कैसे हम लोग केवल उंगली पर गिन करके काउंट करके और फटाफट सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम अगले लेक्चर में आपके सामने ले करके आएंगे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी वे। तो लेकिन उसके पहले हम लोग को इस बात को समझना चाहिए कि हम थोड़ा इसका अपोजिट हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं। जो बच्चे 70% बच्चे, जैसे मैंने क्लासिफाइड किया, 70% बच्चे इस बात को सोचते हैं कि चलो तुक्का मारना है, उसमें से कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। ऐसे बच्चे या तो फेल हो जाते हैं, नहीं तो मीडियम नंबर लाते हैं, मीडियम मार्क्स लाते हैं। नहीं, हमें ये सोचना है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो हमारा 100 का 100 करेक्ट होना चाहिए, और इसके लिए हमें जब ऐसी सोच करके स्टडी करेंगे तब हमारा 100 में 98 तक सही होगा, और तब हम 95% 98% तक स्कोर करेंगे। यानी 135 नंबर जो है उसमें 30, 32, 31 या ओवरऑल 35 पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, किसी भी टॉपिक को जब आप स्टडी कीजिए, पढ़िए, कोई आप डेरिवेशन कीजिए, तो उसमें 3 बातें जरूर सोचिए। जैसे अगर पोटेंशियल का कोई फार्मूला है V = 1/4πε0 Q/R, तो इस बात को सोचिए कि ये जो हमारा पोटेंशियल है वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। चार्ज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है,
मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी डेरिवेशन अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो अबाउट द सराउंडिंग ऑफ द डेरिवेशन एंड रिलेशन आप जरूर सोचिए, अपनी सोच उसमें भिड़ाइए, अपना टेक्निक भिड़ाइए, तब जाकर के आप किसी क्वेश्चन को इजीली एंड ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इजी वे में, इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए हमारे अगले लेक्चर के लिए, हमारे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स।